मेरे पापा अल्कोहलिक थे। जब पैसे नहीं होते थे घर में तो मेरी माँ के साथ वो डोमेस्टिक वायलेंस करते थे। जब वो करते थे तो मुझे ये लगता था कि यार मैं अपनी माँ को अब कैसे बचाऊं। तो मैं अपने घर के नीचे जाती थी, ओनर्स को बुलाती थी कि चलो मेरी मम्मी को बचाओ। जब बारिश होती थी वो धीरे धीरे वो क्रैक्स उस पर पड़ने शुरू हो गए थे, तो हम लोग छाता लेकर के और उस वॉशरूम में जाया करते थे। जब मैंने ये वीडियो का काम शुरू किया था तो मैं 1000 रुपये से करती थी, लेकिन आज अगर कंपेयर करती हूँ मेरी लाइफ तो ज़मीन आसमान का अंतर है। नमस्ते, मैं अर्चना तिवारी। आप लोगों ने मुझे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा लोगों की कहानियाँ सुनाते हुए, जिसका नाम है राजधर्म। राजधर्म पर यूजुअली आप लोगों ने मुझे गाँव-गाँव से कहानियाँ लेकर आकर के आप लोगों को दिखाते हुए देखा होगा। लेकिन आज मैं यहाँ पर अपने बारे में आप लोगों को बताने आई हूँ। मैं रहने वाली हूँ बिहार की, मैं बिहार के बिहटा जगह से आती हूँ और जैसा हर प्रवासी मज़दूर बिहार से दूसरे प्रदेशों में जाता है अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए, तो ठीक वैसे ही मेरे फ़ादर भी, मेरे पिताश्री भी बिहार के गाँव जिसका नाम काब है, वहाँ से दिल्ली की तरफ आए थे, अपने जीवन को सुधारने के लिए एज़ अ टैक्सी ड्राइवर अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए। जब वो अपना सब कुछ छोड़ कर के जब वो दिल्ली आए एज़ अ टैक्सी ड्राइवर, तो उनके मन में भी एक वो था कि मैं एक अच्छा पढ़ा-लिखा हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद भी मेरे को यहाँ पे आना पड़ा और मुझे टैक्सी ड्राइवर दिल्ली रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर वो टैक्सी ड्राइविंग करा करते थे। तो मेरी माँ जो है, वो यहाँ पर हम लोगों को लेकर के आए। मेरा भाई जो था, मेरी दादी के पास रहता था। मेरे पापा अल्कोहलिक थे, शराब भी पीते थे। जब शराब पी कर के और जब पैसे नहीं होते थे घर में, तो मेरी माँ के साथ वो डोमेस्टिक वायलेंस करते थे। जब वो करते थे तो मुझे ये लगता था कि यार मैं अपनी माँ को अब कैसे बचाऊँ? मुझे किसी भी तरीके से मुझे अपनी मम्मी को रेस्क्यू करना है। तो मैं अपने घर के नीचे जाती थी, ओनर्स को बुलाती थी कि चलो मेरी मम्मी को बचाओ, चलो मेरी मम्मी को बचाओ। तो इस तरीके से मैं बचपन से ही शेप हुई। तो इस दौरान कई बार मेरी स्कूलिंग छूटी। मैं कभी दिल्ली, कभी वापस बिहार, कभी बिहार से वापस दिल्ली, क्योंकि बार-बार एक डोमेस्टिक वायलेंस, फिर उसके बाद इकोनॉमी का अच्छा सोर्स नहीं। मेरे फादर खुद में फ्रस्ट्रेट होकर के कभी दिल्ली छोड़ कर के वापस गाँव चले जाना, गाँव से फिर वापस से इधर आ जाना, तो बहुत सारी चीज़। इस बीच क्या हुआ, मेरी स्कूलिंग प्रॉपर हो ही नहीं पाई। मैं 8th क्लास मुझे याद है, जब 8th क्लास के बाद से मेरी प्रॉपर स्कूलिंग शुरू हुई, जब मेरे फ्रेंड्स बनने शुरू हुए, आस-पास मुझे लोग जानने लगे। फिर जब 12th में मेरा भाई आया और उसने भी जब ये सारी चीज़ें देखी कि मारपीट हो रहा है, कोई कोई इज़्ज़त नहीं है, नीचे से मकान मालिक आकर के बचा रहे हैं, मतलब पूरा chaos आप जैसे कह सकते हैं, ठीक है? चिल्ला-चिल्ला के मेरे फादर मेरी माँ को अब्यूज़ कर रहे हैं, मुझे अब्यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे भाई ने फिर मेरे फादर को बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, अब मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी मम्मी की और मेरी बहन की, वो सारी मैं उठाऊँगा। उन्होंने जो है मेरे से वो 2 साल बड़े हैं और उन्होंने हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और मैं तब से रेगुलर पढ़ना शुरू हुई। जब मेरे फादर गए, फिर उसके बाद उसने हम लोगों को मतलब मुझे पढ़ाया, मेरी माँ का ख़्याल रखा। मुझे याद है कि जब हम लोग वो 4000 के रेंटेड रूम में जब हम रहते थे, मैं, मेरा भाई, मेरी माँ, तो वो जो उसकी जो सीलिंग थी ना, वो करकट की सीलिंग थी। अगर आप लोगों को पता हो, तो वो ऐसे टेम्परेरी वो डाली जाती है, लिंटर के ऊपर वो करकट की सीलिंग डाली जाती है और उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। जब गर्मी का मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी उसमें लगती है और मतलब ऐसा लगता है कि पूरा जो कमरा है वो, क्योंकि छत के ऊपर वो पूरा कमरा था और पूरा वो हीट करता था वो कमरा। तो और कूलर भी जो हमने लगाया हुआ था, कोने में कूलर लगाया हुआ था और उसके नीचे भी कोई रहता था। वो इतने मतलब इस कंडीशन में वो लोग भी रहते थे। तो वो एक कूलर लगा हुआ था, उससे हम लोग आता था, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी पूरे कमरे में हो जाती थी। और अगर मैं वॉशरूम की बात करूँ, तो वॉशरूम तो जब बारिश होती थी, क्योंकि उसके ऊपर टंकी रखी हुई थी और बारिश जब होती थी, वो धीरे-धीरे वो क्रैक्स उस पे पड़ने शुरू हो गए थे। तो हम लोग छाता लेकर के और उस वॉशरूम में जाया करते थे और वो बारिश पूरा मतलब भीग जाते थे हम लोग उस तरीके से। उस वक़्त मेरे ट्यूशन की फ़ीस करीब 4000 रुपए थी और मेरी माँ ने 4000 रुपए की ही 4500 रुपए उनकी तनख्वाह थी। 4500 रुपए उन्होंने एक रिमोट बनाने वाली कंपनी में जाकर के काम किया था। एक लेबरस जॉब है ये
वो मेरे को इतना हिट करता था कि यार मैं अपनी मम्मी का कोई सपोर्ट नहीं कर पाती। फिर उसके बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उसमें मेरा खर्च निकल जाता था। मेरा भाई जो मेरी मम्मी को देता था हर महीने कुछ 10-15 हज़ार रुपए वो उस वक़्त देता था। तो उससे वो घर का खर्च चलता था। तो फिर उसके बाद जो सेकंड ईयर में मैं थी, तो उसके बाद जो है मेरी लाइफ में राजधर्म, जिस पर मैं अभी काम कर रही हूँ, जिसके करीब 80 लाख फॉलोवर्स हैं अक्रॉस ऑल माय सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। तो वो मेरे लाइफ में आए और उनका आना कैसे हुआ, जब मैं 12th मैंने पास किया तो उसके बाद जो 2 महीने का जो बीच में छुट्टी मिलती है, उसमें मैंने कॉल सेंटर जॉइन कर लिया था कि मुझे काम करना है, मुझे ये जो पैसे, क्योंकि उस वक़्त मेरी मम्मी लोगों के घर में काम करने को रेडी हो रही थी कि मैं लोगों के घर में काम करके मैं अपनी बेटी को जो है कुछ जेवर हैं, उसको मैं गिरवी रखूँगी, उससे जो मुझे उसको पैसे देने हैं, उसका मैं लोगों के घर में काम करके उससे मैं पैसे कमा कर के मैं अपनी बेटी को कॉलेज तो ज़रूर भेजूँगी, मेरी माँ का ये था। तो मैंने बोला कि नहीं जी, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कॉल सेंटर जॉइन किया और वहाँ पे मैंने काम किया, तो उस दौरान मुझे एक रवि भैया मिले, तो वो भी उस कॉल सेंटर में ही थे। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि जो इस चैनल के जो ओनर राघवेंद्र, वो भी उसी कॉल सेंटर में पहले कभी काम किया करते थे। तो उन्होंने मुझसे इंट्रोड्यूस करवाया, रवि भैया ने बोला कि यार एक चैनल है और उनको एक एंकर की ज़रूरत है और इस तरीके से काम करना, पर वीडियो वो आपको ₹1000 देंगे। मैंने बोला ये तो मेरे लिए बहुत परफेक्ट बात है। 2018 में मेरे पास पर वीडियो ₹1000 आ रहे हैं। मतलब अगर मैं महीने में 15 वीडियो बना लूँगी तो ₹15,000। तो मेरी जो पूरी जो दिक्कत परेशानी मेरी लाइफ में है, मेरी और मेरी माँ की, वो सारी खत्म हो जाएगी। मतलब हम लोगों की लाइफ सॉर्टेड। फिर मैंने वो तुरंत हाँ कर दिया। तो मुझे मुझे ये मतलब नहीं था कि इसमें काम क्या करूँगी मैं जा कर के। बट मुझे ये पता था कि हाँ, मुझे इससे पैसे मिलने वाले हैं, तो मैंने फिर वैसे शुरू किया इस काम को करना। और उसी बीच फिर 2019 में हमारे देश का लोकसभा चुनाव था। उन्होंने मुझे समझाया, राघवेंद्र ने, कि आपको मैं एक टॉपिक दूँगा, इसके ऊपर आपने न्यूज़ में ये टॉपिक देखना है, रिसर्च करना है थोड़ा-सा अपने हिसाब से, फिर उसके बाद आपको सिर्फ़ ये 2-4 क्वेश्चन्स जो हैं, वो लोगों के बीच में जाकर के पूछना है एज़ अ वॉक्स पॉप। फिर मैंने बोला ठीक है, हम लोग कर लेंगे। हम 2 दोस्त थे, मैं और मेरी फ्रेंड दीपाली। तो ₹1000 वो देते थे मुझे एक वीडियो का, तो ₹500 मेरी फ्रेंड दीपाली को और ₹500 मुझे। हम दोनों ऐसे बाँट के, वो कैमरा पकड़ती थी और मैं एंकरिंग करती थी। कभी मैं कैमरा पकड़ रही हूँ, वो एंकरिंग कर रही है। तो इस तरीके से हमने इस पूरे काम को शुरू किया और शुरू करते-करते हम लोगों ने इस काम को करीब 1 साल तक किया होगा, जब हमारे कॉलेज में फाइनल एग्ज़ाम्स नहीं आए तब तक। फिर उसके बाद दीपाली ने इस काम को डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन मेरा क्या था, मुझे उस 4000 के कमरे से बाहर निकलना था। तो मेरे लिए वो पैसा बहुत ज़रूरी था और थोड़ा बहुत मुझे इंटरेस्ट भी आने लगा था इन सब चीज़ों में। और जब मुझे याद है, जब मैंने शुरू किया था माइक, मैंने एक लैपल माइक था, वो उससे मैंने शुरू किया था। मुझे याद है कि मेरा हाथ एकदम ऐसा शेक कर रहा था। बहुत ज़्यादा मेरा हाथ शेक कर रहा था, मैं क्वेश्चन्स पूछ नहीं पा रही थी लोगों से, मैं कन्वर्सेशन उनसे नहीं कर पा रही थी, मैं बात नहीं कर पा रही थी, मेरा ये कंडीशन था 2019 की अगर मैं बात करूँ तो। तो ऐसे सब कुछ शुरू हुआ, फिर हम लोग बिहार इलेक्शन आया 2020 में। 2020 में जब बिहार इलेक्शन आया, वहाँ का विधानसभा का इलेक्शन था, लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन था, वहाँ पर हम लोग कवर करने गए और उस वक़्त मेरे को इस चैनल से शायद ₹20,000 ये लोग मुझे देते थे और वो मैं पूरा का पूरा पैसा उठा कर के मैं अपनी माँ को देती थी। मेरी माँ की लाइफ़ एकदम अच्छी उसके बाद से चलने लगी थी। तो फिर ऐसे करते-करते फिर मेरा इंटरेस्ट शुरू हो गया पॉलिटिकल कंटेंट में। फिर हम लोगों ने जो मुझे सबसे बड़ा जो मुझे रिकॉग्निशन मिला, वो कश्मीर इलेक्शन से मिला। हालाँकि मैं बहुत सारे इलेक्शंस उस दौरान मैंने किया, मैंने बंगाल किया, मैं गुजरात में गई, मैं थोड़ा-थोड़ा मैं हर जगह घूम रही थी। लेकिन जब मैं कश्मीर, अभी 2024 की बात है, जब मैं वहाँ पर इलेक्शन कवर करने गई तो और वहाँ पे मैं एक इंसान से मिली और उसने विवादित बात बोल दिया और मैंने उस वीडियो को फिर पोस्ट किया अपने चैनल पर। वो इतना वायरल हुआ, इतना ज़्यादा वायरल हुआ, रात-रात में ही इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि सुबह तक मेरे होटल के अंदर जो है वो डीएसपी उस इलाके के, सोपोर में हम लोग उस वक़्त थे, और डीएसपी मेरे होटल में आ गए और उन्होंने कहा कि मैम आपने ये कौन-सा वीडियो अपलोड किया है? मैंने बोला वीडियो नॉर्मल वीडियो है, जैसा मैं बनाती हूँ वीडियो, मैं लोगों से बात करती हूँ उसको मैंने अपलोड किया है। बोला मैम ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और आपके लाइफ पे भी जो है इसका खतरा है। आप ऐसे फ्रीली अब कश्मीर में घूम नहीं सकती। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग लगा कि यार मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। जो बोला वो सामने वाले व्यक्ति ने बोला। उसको सज़ा मिलनी चाहिए ना, मुझे मेरे काम को क्यों सज़ा मिल रही है कि मैं काम नहीं कर सकती। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब दूसरे फ़ेज़ का इलेक्शन है, कश्मीर के अंदर मैं श्रीनगर में जाके कवर करूँगी इसको। जब मैं जाने लगी,
तो वो डीएसपी ने वहाँ से सोपोर से, जो कि 100 किलोमीटर दूर है, तो वो मुझे वहाँ से स्काउट करते हुए, उनके जो पुलिस मतलब थाने टू थाने चेंज हो रही थी गाड़ियाँ, फिर हमें स्काउट करते हुए वो लोग आ रहे थे। पहले तो मुझे लग रहा था कि यार कितनी अच्छी बात है, देखो आगे पुलिस वाले हैं, पीछे पुलिस वाले हैं और बीच में हमारी गाड़ी चल रही है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन जैसे ही कश्मीर के हाईवे से वो दिल्ली जम्मू की तरफ गया, मैंने बोला मुझे रोको, मुझे अंदर जाना है। बोला आप जा नहीं सकते, क्योंकि ये टॉपिक इतना इतना ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है कि अगर आपको जहाँ भी दिखेंगे तो लोकल्स आपके ऊपर हावी हो जाएँगे। फिर मैंने बोला कि अपनी जान को तो मैं खतरे में नहीं डाल सकती। मैंने बहस भी किया वहाँ पर, जो श्रीनगर के डीएसपी थे, उन्होंने 3 घंटे मुझे हाईवे पे खड़े होके समझाया और कहा कि तुम्हें अभी बहुत स्टोरी करनी है। ये तो अभी एक स्टोरी है, अभी बहुत ज़्यादा स्टोरी, लोगों की कहानियाँ तुमको बतानी है। लेकिन अगर तुम सही रहोगी, तब तुम जो जा कर के लोगों की कहानियाँ सुना पाओगी। ऐसी बहुत सारी अनसुनी कहानियाँ हैं, अनसुने टॉपिक्स हैं जो तुम्हें उठाना है, तुम्हें बताना है। तो उसके लिए तुम्हें सही सलामत रहना होगा और यहाँ से अभी तुम्हें जाना होगा। अगली बार मुझे तुम फ़ोन करना, मैं पूरा कश्मीर तुमको जो है वो खुद घुमाऊँगा। उन्होंने जब ये बात बोली, मुझे भी फिर थोड़ी-सी बातें समझ आई। फिर मैं वहाँ से बाहर आ गई। फिर उसके बाद मैं झारखंड इलेक्शन मैंने किया। वहाँ पर जब मैंने इतनी ज़्यादा गरीबी देखी, तो मैंने सोचा कि अब मुझे अपना लाइन चेंज करना होगा। ये बर्निंग टॉपिक्स मैंने बहुत उठा लिया। अब मुझे इन लोगों की बात भी बतानी है जिनकी बातें कोई नहीं बता रहा है। मैंने फिर वहाँ से झारखंड मैंने कवर किया। फिर उसके बाद मैं उड़ीसा में गई। जब वहाँ पर जाके मैंने देखा कि जो उनका वेस्ट निकलता है नालकों का, उससे जो एसिडिक वाटर जो वो पूरा निकाल रहे हैं, उससे वहाँ के लोगों की स्किन निकल रही है। आप इमेजिन कर सकते हो कि मतलब ऐसा पूरा स्किन जो है वो बाहर निकल रही थी। एक लड़की मुझे मिली, कोई किसी की आँखें नहीं है, किसी का पैर कट चुका है और वो उस जगह पर रहने को मजबूर हैं क्योंकि उनकी ज़मीन है। तो मैंने जब ये सब कुछ कवर किया, उसके बाद से जो रिएक्शन मुझे उस वीडियो का मिलना शुरू हुआ, मतलब इतना ज़्यादा कि एक तरफ तो मेरी वो कश्मीर वाली वीडियो को लेकर के लोग 2 लोग मेरे लिए लड़ रहे थे और दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ कि इसमें सिर्फ़ सपोर्ट मुझे आ रहा था, उड़ीसा वाली वीडियो के लिए। मुझे लगा कि इसको अब कंटिन्यू करना चाहिए और अब जो लोग मुझे पॉलिटिकल कंटेंट के लिए जानते थे, लोग अब मुझे मेरी इन इस तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए जानते हैं। आज मेरी वीडियो पे शायद करोड़ों व्यूज़ आते हैं, ठीक है? तो इसके साथ कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं। जो लोग पहले मैं अभी आज से मैं 3 साल पहले की बात करूँ तो मैं थोड़ी हेवी थी, थोड़ी मोटी थी। तो मेरे लुक्स को लेकर के वीडियोज़ में तो लोग कमेंट करते ही, मेरे लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करते थे। कहते थे कि अपने शरीर पे थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा-सा तुम इस ऐसे दिखो, वैसे दिखो। तो इस तरीके के लोग कमेंट्स बहुत ज़्यादा करते थे। तो कभी-कभी मैं बहुत ज़्यादा निराश हो जाती थी क्योंकि मैं देख रही हूँ मेरे जो दोस्त हैं, जिन्होंने बीसीए की है, क्योंकि मैंने तो शिफ्ट कर दिया था पैसों के कारण। फिर मैं देख रही हूँ कि उनकी तो लाइफ़स्टाइल अच्छी हो रही है, वो आईटी कंपनी में अच्छा एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ गाँव में घूम रही हूँ, मैं यहाँ ये कर रही हूँ, मैं यहाँ इस नेता से बात कर रही हूँ। तो इस तरीके की जब कंडीशन आता है तो मैंने 2022 में इस फ़ील्ड को छोड़ दिया था और मैं आईटी कंपनी में काम करने के लिए चली गई थी। बहुत ज़्यादा निराशा हुआ था मुझे। फिर मैं आईटी कंपनी में काम करने चली गई। फिर जब वहाँ पे मैंने 13 दिन काम किया, 6 महीना तो मैंने स्टडी किया, ठीक है? कोडिंग मैंने वहाँ पे जावास्क्रिप्ट, जावा मैंने सब कुछ सीखा। फिर उसके बाद मैं जब जॉब करने गई और वहाँ पे 13 दिन मैं सिर्फ़ जॉब कर पाई और मुझे उस दिन ये समझ में आया लास्ट डे कि मुझे मज़ा वहीं आता है, इसको ही मुझे इम्प्रोवाइज़ करना है, इसी को मुझे ऐसा बनाना है कि लोग मुझे इससे जानें, मैं इस जगह में सर्वाइव नहीं कर सकती। जितनी भी परेशानियाँ मुझे उस लाइफ़ में आती है, चाहे रहने को लेकर के हो, चाहे मेरे को अच्छा खाना नहीं मिलता है बाहर उसके लिए हो, चाहे मेरे को वॉशरूम्स नहीं मिलती हैं, लोगों से बहुत सारे एक्सट्रीम लोगों से मुझे डील करना पड़ता है, उन लोगों से हो। लेकिन वो सब कुछ मैं खुशी-खुशी कर सकती हूँ क्योंकि उसमें मुझे एक सुख मिलता है। इसमें मुझे वो सुख नहीं मिलता। अब अगर मैं अब अपनी लाइफ़ में आज अगर देखूँ कि मेरी आज की लाइफ़ कैसी है, जब मैंने ये वीडियो का काम शुरू किया था, स्टार्टिंग में, तो मैं ₹1000 से करती थी और सब कुछ मुझे खुद करना होता था। लेकिन आज अगर मैं कंपेयर करती हूँ मेरी लाइफ़, तो ज़मीन-आसमान का अंतर है मेरी लाइफ़ के अंदर। मेरी अर्निंग में भी उस वक़्त जो मैं कमाती थी और आज में अगर मेरी अर्निंग है, तो मैंने ये खुद भी नहीं सोचा था कि इतनी ड्रास्टिक मेरी लाइफ़ जो है, वो बचपन से और जब मैंने ये काम करना शुरू किया और आज इतनी ज़्यादा जो है, वो चेंज हो जाएगी और मैं अपने आस-पास के लोगों की भी लाइफ़ इतनी चेंज कर दूँगी। आज जिन रिश्तेदारों के पास मेरी माँ को रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, आज वो रिस्पेक्ट के साथ मेरी मम्मी के साथ बात करते हैं। एक वैल्यू जो है, वो मेरी माँ को इस ऐज में जब मेरी माँ 50 साल की हैं, उनको वैल्यू जो है वो जो
शुरू से कभी नहीं मिल पाई, एक हस्बैंड की वजह से, फिर उसके बाद लाइफ़स्टाइल, फिर उसके बाद जो भी है। आज वो सब उनको जो है वो एक कम्फ़र्ट लाइफ़ के साथ जीती हैं। आज मेरी माँ अपने खुद के घर में बड़े ही प्यार के साथ रहती हैं। एक मैसेज जो मैं यहाँ से देना चाहती हूँ, ख़ासकर लड़कियों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप कमज़ोर नहीं हैं। अगर आपने कुछ सोचा है, तो आप उसको कर सकते हो। मैं बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, कोई भी, सिवाय मेरी माँ के, और वो भी ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी। और उसके सपोर्ट के साथ मैंने आज यहाँ तक सफ़र तय किया है। तो आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़रूरी अपने लाइफ़ में आप लोग अपनी पढ़ाई, अपनी स्किल्स और आप खुद का पैसा कैसे कमाओगे, आप इस पर ध्यान दो। क्योंकि ये तीनों चीज़ें ही आपकी अपनी हैं। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ जोश टॉक का, जिन्होंने मुझे बुलाया और पहली बार मैं अपनी ये स्टोरी जो है वो सबके सामने रख रही हूँ। आज तक मैंने कहीं पर भी अपनी ये सब स्टोरीज़ मैंने नहीं बताई हैं।